Agriculture was the past, agriculture is the present, agriculture is the future. This is the power of agriculture. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं शिवदयाल दाकड़ आप सभी का स्वागत करता हूं एनसीए डिजिटल क्लासेस पर। तो विद्यार्थियों, पुनः एक बार आज पुनः आप सभी का स्वागत है। तो विद्यार्थियों, आज की जो अपनी क्लास है काफ़ी अच्छी होने वाली क्लास है। वैसे तो रोज ही अपनी बहुत अच्छी शानदार क्लास होती है, लेकिन आज की क्लास के अंदर अपन क्या है, एक तरीके से मैंने आपको पहले बताया था कि हम सुपरवाइजर जेट के अंदर जो पुराने क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं, और उनसे और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं या उन्हीं प्रश्नों में से कौन से प्रश्न। अब आपके एक थीम तैयार हो जाएगी, आपको ये पता चल जाएगा किस तरह का लेवल क्या एग्जाम है। तो आज से आप क्वेश्चंस में ज्यादा से ज्यादा करवाऊंगा, खूब क्वेश्चंस होने वाले हैं, और एक तरीके से देखा जाए तो आपके संपूर्ण तैयारी जो है उसको जांचने का परखने का समय आ चुका है। काफी अच्छे जानदार शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। अभी आप देखोगे पढ़ोगे तो आपको मजा आएगा, और उनसे और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं कंप्लीट व्याख्या सहित अपन यहाँ पर बात करेंगे। तो एक बार पुनः आप सभी मेरे साथ जुड़ जाइएगा, सब लाइक शेयर जरूर कर दे। और बलराम जो है नमस्ते, सुरेंद्र मेहता राधे राधे, मयंक म्यूजिक राम राम, सबको राम राम, जय श्री कृष्णा, जय राधे, जय श्री राम। आप सभी लोग एक बार क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दें, ताकि हम आज का जो सेशन है अपना इम्पोर्टेंट सेशन जो है, जो विद्यार्थी आगामी आने वाली जितने भी कंपटीशन है एग्रीकल्चर से रिलेटेड उनकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही मजेदार क्लासें होने वाली हैं। अब अंतिम समय में हम शानदार तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, आगाज करते हैं आज की शानदार जानदार क्लास का। आगाज करें उससे पहले आपके सामने एक यहां पर देखिएगा क्रैश कोर्स जो हमारा है। अगर आपका सपना है देश के विद्यालय में पढ़ने का, तो क्रैश कोर्स जो स्टार्ट हो रहा है 7, 8, 9, 10 अप्रैल से, जेट आईसीआर वगैरह सारी चीज, कृषि प्रवेशक का भी नया बैच है जो कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहता है उसके लिए। और ये यहाँ की एक तरीके से द्रोणाचार्य हैं एनसीए के, जो स्तंभ अपन कहते हैं आधारभूत स्तंभ, किसी भी संस्थान की जो नींव है वो वहाँ के टीचर्स जो होते हैं, यदि उनमें दम है तो बच्चे ऑटोमेटिक पढ़ने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो ये एक है ना अपने केमिस्ट्री के सर हैं, ये अपने एग्रोनॉमी के डॉक्टर महेंद्र यादव सर है ना, हॉर्टिकल्चर में पढ़ाऊंगा आपको। एनिमल जो पवन आचार्य सर, जूलॉजी रामकेश जी, बायोलॉजी हरीश सर, बॉटनी राजेश सर, ये कंप्लीट फैकल्टी आप सबके लिए यहाँ पर एक तरीके से काम करने वाली है। तो जो कोई बच्चा अभी 12th बोर्ड में पढ़ रहा है और 6 तारीख को उसका लास्ट एग्जाम होगा, एग्जाम होने के बाद वो एक तरीके से उसके दिमाग में एक चीज चल रही होगी, यार इतने कम समय में हम कैसे तैयारी करें। तो एक बार भरोसा करके आप हमारे संस्थान को चुनिएगा, कहीं ना कहीं आपको इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है
है ना। भ्रमित, लोभ, लालच ऐसी कोई चीजें नहीं है। एक बार पढ़ के देखिएगा, आपको सारी चीजें एक्यूरेट समझ में आएगी। शानदार नोट्स संस्थान ने तैयार कर रखे हैं आप लोगों के लिए, तो निश्चित तौर पे आप आ सकते हैं। अगला, अब ये सवाल आ गए आपके सामने, ठीक है। चलिएगा, यहां पर क्या है, एक तरीके से अपन बात करें, पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे है। आप ये ना सोचे कि ये क्वेश्चन हमें आते हैं या हम इनको एक तरीके से क्या पढ़े वगैरह, ये आपके एग्जाम में जेट सुपरवाइजर के पुराने क्वेश्चंस हैं। चलो, बिल्कुल स्वागत है आप सभी का, आप आइए हमारे यहां पर। चलिएगा, यहां पर अब क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिया है कि रोपण की हेक्सागोनल प्रणाली की वर्ग प्रणाली की तुलना में, है ना, वर्ग का मतलब है स्क्वायर सिस्टम, और हेक्सागोनल सिस्टम की तुलना में अतिरिक्त पदों को समायोजित कर सकती है। देखिएगा, ये बिल्कुल हूबहू परीक्षा की लैंग्वेज है जो आपके सामने मैंने रखी है। इसी तरह की लैंग्वेज आपके एग्जाम में बनने वाली है। क्वेश्चंस पढ़िएगा आप लोग। हेक्सागोनल प्रणाली जो है रोपण की, उसमें वर्ग प्रणाली की तुलना में कितने परसेंट, यानी कि आपके ये तो है एक तरीके से, ये है आपके वर्गाकार सिस्टम, ध्यान रखिएगा, वर्गाकार सिस्टम है, इसको हम कहेंगे स्क्वायर मेथड, याद रखना है, स्क्वायर मेथड, ये याद रखिएगा, ठीक है। और ये स्क्वायर की ये पूछ रहा है कि हेक्सागोनल जो सिस्टम है अपना, इस तरीके से माना कि ये हेक्सागोनल सिस्टम है, इस हेक्सागोनल सिस्टम के अंदर कितने पौधे ज्यादा आएंगे, ये है आपके क्या है, हेक्सागोनल सिस्टम, ध्यान रखना है, ये हेक्सागोनल सिस्टम है। आपको बताना है इसके कंपेयर में इसके अंदर कितने पौधे ज्यादा आएंगे। तो यहां पर तीसरा ऑप्शन कई सारे विद्यार्थियों ने दिया है 5, 10, 15, 25। तो आपको याद होना चाहिए कि स्क्वायर सिस्टम जो होता है इसमें वर्ग के चारों कोनों पर 4 पौधे होते हैं। हेक्सागोनल जो सिस्टम होता है इसके में ध्यान रखना है, जो षटकोण होता है उसके कोनों पर 6 पौधे होते हैं, याद रखना है। इस मेथड का प्रयोग आपको पता है जहां पर महंगी भूमि होती है, कॉस्टली लैंड होती है वहां पर, और शहरों के आसपास, कहां पर, शहरों के आसपास, याद रखना, शहरों के आसपास महंगी भूमियों पर, याद रखना है। और सर्वाधिक ध्यान रखना है, सर्वाधिक स्थायी पौधे लगाने की विधि, सर्वाधिक स्थायी पौधे, याद रखना है, स्थायी पौधे। और इसके बाद हम बात करें तो ये थोड़ी कॉस्टली भी है, महंगी भी है, याद रखना है, महंगी विधि, क्योंकि इसको मैनेज करने में बड़ा खर्चा आता है। इसका प्रयोग जो होता है मैदानी क्षेत्रों में, याद रखना है, और ये लगाने की सबसे सरल प्रसिद्ध विधि है। तो इनके बारे में थोड़ा सा याद रखिए। तो लगभग यहाँ पर 15% विद्यार्थी जो आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया। बलराम ने तीसरा, अजय मीना ने तीसरा, उर्मिला मीना ने तीसरा, बिल्कुल वेरी गुड, वेरी गुड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल है, हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है, क्या वर्षा का जल, अपेक्षित आर्द्रता, सूर्य की किरणों के घंटे या वायु की गति। यहां पर हाइग्रोमीटर, साइक्रोमीटर से क्या मापा जाता है बताइएगा, आंसर्स देना है। क्या यहां पर क्या राइट आंसर है, क्या हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर जो होता है, याद रखिएगा। देखो, यदि हम बात करें यहां पर वायु जो है, वायु की गति, यहां पर लिख रखा है वायु की दिशा आ जाए तो आपको बता देना है। और यदि वायु की गति आ जाए, वायु की गति लिख रखा है ऑप्शन में, ये आ जाए। वर्षा की मात्रा, वर्षा जल की मात्रा, वर्षा की मात्रा आ जाए तो ये भी हमें याद होना चाहिए, ये सारी चीजें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड, मेहता साहब सेकंड, बलराम जो है ये सेकंड है, विकास बंसीवाल सेकंड, अजय मीना का सेकंड, तरुण गुर्जर सेकंड, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके अलावा श्वेता धाकड़ का सेकंड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वायु की दिशा जो होती है ये विंड वेन से मापी जाती है, याद रखना है, विंड वेन से। वायु की गति जो होती है ये एनीमोमीटर से, ध्यान रखना है, एनीमोमीटर से मापी जाती है। वर्षा की मात्रा जो है रेन गेज, याद रखना है। मैंने कल बताया था यदि 2.5 mm से ज्यादा हो रही है तो इसको ध्यान रखना है, एक तरीके से वर्षाती यानी कि वर्षा दिन कहते हैं। और यदि 5 mm से ज्यादा हो रही है
5 mm से ज्यादा हो रही है तो इसको फसल बरसाती दिन ध्यान रखना है, फसल बरसाती दिन इसको हम कहते हैं। ये सारी चीजें याद रखनी है। यहां पर आपेक्षिक आर्द्रता बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, याद रखना है। इस हाइग्रोमीटर को हम साइक्रो यानी कि ध्यान रखिएगा साइक्रोमीटर के नाम से भी हम याद रखना है, साइक्रोमीटर के नाम से भी याद रखना है आपको। बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो गया बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर 2 हो गया। अगला सवाल, जूट का रेशा किस प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है? निपिंग, टॉपिंग, रेटिंग, क्यूरिंग। देखो क्या शब्दावली दी गई है आप सभी विद्यार्थियों से, बिल्कुल ये परसेंटेज में होती है। आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि आप जितनी भी क्रॉप है उनकी शब्दावली को जरूर पढ़ के जाए, क्योंकि शब्दावली से रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का आएगा, शब्दावली से रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां पर पक्का आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन है आज, है ना। निपिंग, निपिंग की बात करते हैं, ये चने में की जाती है, याद रखना है। चने में शीर्ष भाग को हटा दिया जाता है, शीर्ष भाग को हटाना क्या कहलाता है? निपिंग कहलाता है, याद रखना है। इससे क्या होता है आपको पता है? निपिंग से क्या होता है? उत्पादन बढ़ता है, ये हमें ध्यान रखना है। इस निपिंग के लिए टिब्बा जो है 2,3,5 ट्राई आइडोबेंजोइक एसिड। टॉपिंग जो होती है ये कपास में होती है, कपास में ध्यान रखना है। पार्श्व शाखाओं में ऊर्जा के स्थानांतरण के लिए शीर्ष भाग में, पार्श्व शाखाओं में ऊर्जा के स्थानांतरण के स्थान, है ना, पार्श्व शाखाओं में ऊर्जा का स्थानांतरण ध्यान रखना है, ऊर्जा का स्थानांतरण, इसके लिए आपको पता है टॉपिंग होती है। और ये लगभग 80 से 90 दिन बाद की जाती है। कब की जाती है? 90 से 80 से 90 दिन, याद रखना है। रेटिंग जो होती है ये आपको पता है एक तरीके से रेशा अलग किया जाता है, रेशा अलग करने का प्रक्रिया होती है, अलग करने की प्रक्रिया होती है, याद रखना है। रेशा अलग करने की प्रक्रिया होती है, ये हमें थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, यहां पर जूट में जो रेटिंग होती है याद रखना है, जूट में रेटिंग जो होती है 34 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है। क्यूरिंग जो होती है ये तंबाकू में होती है ना, और एक इसमें होती है चाय के अंदर। तो यहां पर सभी शब्दावली हमने देखी है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? इन्हीं ऑप्शनों में से फिर कोई ऑप्शन बन के एग्जाम में पूछा जा सकता है। निपिंग, चने में शीर्ष भाग को हटाना है ताकि पार्श्व कलिकाओं में ऊर्जा का स्थानांतरण। टॉपिंग कपास में होती है, याद रखना है, पार्श्व शाखाओं में ऊर्जा का स्थानांतरण। रेटिंग क्या होती है आपको पता है, ये एक तरीके से रेशा अलग करने की प्रक्रिया होती है, याद रखना है। बिल्कुल अवायवीय परिस्थिति में रेटिंग जो होती है याद रखना है, अवायवीय परिस्थिति में होती है, अवायवीय परिस्थिति में होती है, याद रखना है। ठीक है, एक तरीके से रेशा किस प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है? तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलो अगला सवाल, अगला सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन में, भारत का विश्व में फल और सब्जी उत्पादन में कौन सा स्थान है? प्रथम, पांचवा, सेकंड, चौथा, बताइएगा। फल और सब्जी के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, बताइएगा। देखो आपसे पूछा जा सकता है भारत का प्रथम पोजीशन, है ना। भारत जो है ये फर्स्ट चीजों में ध्यान रखना है। यदि मैं बात करूं भारत प्रथम, ध्यान रखना है, भारत फर्स्ट पोजीशन किस किस में रखता है? तो याद रखना है यहां पर बात करें तो ये दूध उत्पादन में फर्स्ट स्थान रखता है, याद रखना है। कुल पशुधन के मामले में याद रखना है, कुल पशुधन इसके मामले में, इसके अलावा आम के मामले में याद रखना है, केला जो है इसके मामले में, इसके अलावा भिंडी के मामले में, है ना, इसके बाद काजू, इन सब के मामले में आपको पता है इंडिया किस पोजीशन पे है ना, प्रथम पोजीशन पे है। यदि अंडे की बात करें तो अंडे के संदर्भ में तीसरे स्थान पे है, ये हमें याद होना चाहिए। तो यहां पर फल और सब्जी उत्पादन जो है इसकी अपन बात करें, क्या प्रथम, पांचवा, सेकंड, चौथा, बताइएगा। भारत का यहां पर कौन सा स्थान रहने वाला है फल और सब्जी के मामले में? बिल्कुल यहां पर संध्या, संगीता, रवीना, इन्होंने तीसरा दिया है। रवि जो है इसमें मेट्रो किंग बनाना, बिल्कुल। और इसके अलावा मनोज जो है इन्होंने भी तीसरा दिया है। इसके अलावा गुड्डी जो है इन्होंने तीसरा, निखिल जो है इन्होंने तीसरा दिया है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसके अलावा और बात करें बलराम जो है इनका पहला आ रहा है। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है सेकंड हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। सब्जी और यहां पर फल के उत्पादन में जो भारत है
वो आपको पता है सेकंड पोजीशन में। यदि दूध के उत्पादन में, टोटल मिल्क प्रोडक्शन में, टोटल आपके एनिमल जो है आम का लगभग 54% उत्पादन जो होता है वो भारत में। केला याद रखिएगा, भिंडी, काजू, इन सब के मामले में इंडिया क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे है। ये हमें थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। चलो, तो इस क्वेश्चन की भी बात हो गई। अगला सवाल, बकरी के वयस्क नर को क्या कहा जाता है? बेल, रेम, सुअर, बक, बताइएगा। बकरी का वयस्क जो नर होता है इसको क्या कहा जाता है? वयस्क बकरी का वयस्क नर होता है बेल। बेल जो होता है ये सांड गाय का होता है, याद रखना है, ठीक है। रेम जो होता है ये भेड़ का होता है। सुअर तो सुअर होता है। क्या यहां पर ऑप्शन नंबर 4 जाएगा क्या? देखते हैं। गुड्डी जो है इन्होंने 4 दिया है, संध्या, संगीता, रवीना, संध्या इन्होंने 4th दिया है, विकास बंसीवाल ने 4th दिया, अंजे, मीना इन्होंने बक बता रहे हैं। बक देखते हैं यहां पर क्या होगा। बिल्कुल, यहां पर ज्यादातर विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर 4 दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज सभी के क्वेश्चन सही होंगे क्योंकि आज आपको पता है आपके एग्जाम का पेपर जो है इसी लेवल पे रहता है, ये मान के चलिएगा। इसी तरह के प्रश्न आते हैं, इसलिए हमें स्ट्रॉन्ग तैयारी करनी है, इसीलिए कट ऑफ क्या है, ज्यादा जाती है ना, ठीक है, याद रखना है। यहां पर यदि हम बात करें भेड़ के मांस की बात करें तो भेड़ का मांस क्या कहलाता है? याद रखना है, मटन। और यदि यहां पर बकरी के मांस की बात करें तो क्या कहलाता है? चेवन, ये भी याद रखना है। और यदि गाय के मांस की बात कर लेते हैं तो क्या कहलाता है? बीफ। और यदि भैंस के मांस की बात करें तो याद रखना है बफिन। कौन सा? बफिन, याद रखना है, ठीक है। और सुअर की बात करें तो नमकीन मांस, याद रखना है, ठीक है। तो मांस से संबंधित बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। रवि ने बक अलोन जो है इन्होंने 4th बताया है, मेहता साहब ने 4th बताया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, प्याज में बल्ब विकास हेतु उचित तापमान होता है 15 से 25, 25 से 35, 22 से 38 और 10 से 15 डिग्री, बताइएगा। यहां पर आपको बताना है, देखो कुछ तापमान पूछा जाता है। जैसे हम बात करें टमाटर जो है, टमाटर में लाइकोपीन निर्माण के लिए ये कुछ तापमान आपको याद रखने हैं जो बता रहा हूं, ठीक है। टमाटर में लाइकोपीन। आम जो है, आम के अंदर वृद्धि और विकास, याद रखिएगा, वृद्धि कोमा विकास आम के लिए, ठीक है। भिंडी में बीजों के अंकुरण हेतु, भिंडी में बीजों के अंकुरण हेतु एक ये तापमान, अंकुरण हेतु। इसके अलावा केले के लिए उचित खेती जो होती है इसके लिए याद रखना है। इसके अलावा हम बात करें आलू जो है, आलू के अंदर कंद निर्माण के लिए ये तापमान कितना है, ये सारी चीजें हमें याद रखनी है। आलू में कंद निर्माण के लिए, आम में वृद्धि और विकास के लिए, भिंडी में बीजों के अंकुरण हेतु, केले में, ये सारी चीजें हमें याद रखनी है। बिल्कुल, यहां पर पहला आंसर दिया जा रहा है। देखते हैं, टमाटर में लाइकोपीन 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर होता है। आम में वृद्धि याद रखिएगा 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। भिंडी में बीजों का अंकुरण 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, याद रखिएगा। केले में कितना होता है? 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और आलू में कंद निर्माण के लिए 17 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड ये टेम्परेचर। और ये 10 से 15 जो होता है गाजर में, ध्यान रखना है, नारंगी रंग के निर्माण के लिए, याद रखना है, नारंगी रंग के निर्माण के लिए। ये कुछ तापमान से संबंधित चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। रेखा, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलो जल्दी से जुड़ जाओ, जो बच्चे हमारे साथ अभी जुड़े हैं फटाफट वो जुड़ जाइएगा। और अच्छे क्वेश्चंस मैं सोल्व करवा रहा हूं। एक बार आपको मजा आ रहा कि नहीं आ रहा है मुझे बता दीजिएगा, है ना। मजा आ रहा हो तो आप यूं पॉजिटिव साइन करके मुझे बताइएगा, हाँ सर मजा आ रहा है ना। तो फिर क्या है, फिर मैं भी बड़े जोश और जुनून से आपको पढ़ाता हूं, है ना। बिल्कुल, आप एक बार बता दीजिएगा आपको प्रश्नों में मजा आ रहा कि नहीं आ रहा है। मजा आ रहा हो तो बता दो मुझे, है ना। चलो बढ़िया है ना, बता दीजिएगा, है ना। बढ़िया बढ़िया कमेंट कीजिएगा आप लोग। चलो, ये सारी चीजें हमें याद रखनी है। ये इंपॉर्टेंट एक तरीके से टेम्परेचर है जो हमें विशेष तौर से याद रखना है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बिल्कुल, कई सारे विद्यार्थियों ने यहां पर आंसर दिया है। बिल्कुल मान गए भाई, मान गए। विकास है ना, सांवरिया, बिल्कुल यहां पर शिवम धौलपुर, बिल्कुल मजा आ गया। ये वाह क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। हाँ सर, आ रहा है मजा। चलो चलो, मजे आना चाहिए अपने को, तो है कि नहीं है? चलिएगा, रवि जो है ग्रेट सर, प्रीति मालविया, बिल्कुल बिल्कुल, वाह जबरदस्त, नाइस क्लास नाइस क्लास। ये टेम्परेचर नोट करते चलिएगा ना, ऐसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, रेपसीड और सरसों का जो है 1000 बीजों का वजन है। बताइएगा, सरसों का क्या 20 से 30, 3 से 5, 17 से 38, 10 से 15? आप सब यहां पर मुझे बताइएगा, क्या इसका टेस्ट वेट कितना होगा, है ना? इसका टेस्ट वेट बताना है आपको, आपको सभी का बताना है ना? लो सबका बताओ आप। गेहूं का बताओ, ठीक है, गेहूं और जौ का बताओ, ठीक है। इसके बाद चावल का बताओ, चावल का भी बताओ। बासमती चावल का बताओ, बासमती चावल। आपका इतना जबरदस्त रिवीजन करवाऊंगा, सोच भी नहीं सकते हो। मक्का, ज्वार, सरसों याद रखिएगा, बाजरा याद रखना है, बाजरा। इसके अलावा और देखो आप, गेहूं सा, गेहूं सा, अरे गेहूं सा, गेहूं का मामा, तिल याद रखना है। इन सब का टेस्ट वेट मुझे बताओ आप कमेंट करके, इन सब का टेस्ट वेट। क्वेश्चन में एक आया है, हम क्वेश्चन का यहां पर खोपड़ा ही फोड़ देते हैं, है ना? तो यहां पर आपको बताना है क्या राइट आंसर होगा। यहां पर इन सभी का आपको नोट करना है मेरे साथ के साथ। इन सब का टेस्ट वेट बताइएगा मुझे, और नहीं आता है तो नोट कीजिएगा। गेहूं का जो देखिएगा, इन सबको एक तरीके से टेबल के फॉर्म में आपको नोट कर लेना है, कहीं ना कहीं ये आपके काम आएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। गेहूं का 40 ग्राम हो जाएगा, चावल का 25 ग्राम हो जाएगा, बासमती चावल का 21 ग्राम हो जाएगा, मक्का का 200 से 250 ग्राम हो जाएगा, ज्वार का 25 से 30 ग्राम हो जाएगा, याद रखना है। सरसों का 4 से 5 ग्राम हो जाएगा, बाजरे का 5 से 6 ग्राम हो जाएगा, गेहूं सा का 2 ग्राम हो जाएगा, तिल का 3 से 4 ग्राम हो जाएगा। ये संपूर्ण 1000 बीजों के वजन को हम टेस्ट वेट कहते हैं, और ये मैंने आपको पूरा बोर्ड ही भर दिया है यहां पर। ये यहां से नोट कर सकते हैं आप लोग, चाहो तो फटाफट से फोटो भी खींच ले सकते, मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। चलिएगा, गेहूं और जौ का क्या हो जाएगा? 40 ग्राम हो जाएगा, चावल का 25 ग्राम, बासमती चावल का याद रखिएगा 21 ग्राम, मक्का का 200 से 250 ग्राम हो जाएगा, ज्वार का 25 से 30, सरसों का 4 से 5, बाजरे का 5 से 6, गेहूं सा का 2। इंपोर्टेंट, गेहूं सा क्या है? गेहूं के अंदर पाया जाने वाला मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी होती है, इसमें आकारिकी रूप से सेम होता है। तिल का 3 से 4 ग्राम। बिल्कुल, यहां पर आप सभी नोट कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या आंसर दिया है बच्चों ने। भूपेंद्र जो है बिल्कुल इनका 200 से 250, रेखा जो है तंबाकू का 1 ग्राम। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, है ना? जो आपको याद रखना है, मेन मेन मैंने सारे लिखवा दिए हैं आपको, है ना? मेन मेन मैंने सारे लिखवा दिए हैं। बिल्कुल, निखिल जो है इनका आंसर सेकंड आ रहा है। बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। यहां पर राइट आंसर अब यहां पर क्या चला जाएगा? 3 से 5 ग्राम इनका टेस्ट वेट चला जाएगा। बाकी हमें यह भी याद रखना है, सभी फसलों का टेस्ट वेट पूछा जा सकता है। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई तो बोलिएगा बाबा खाटू श्याम की जय। अगला देखिएगा, अगला सवाल है, कृतन में जड़ों के फुटान जड़न हेतु मुख्य रूप से कौन सा विकासीय नियामक इस्तेमाल किया जाता है? इंडोल 3 ब्यूटायरिक अम्ल, 6 बेंजाइल एडेनिन, जिब्रेलिक अम्ल और एब्सिसिक एसिड। बताइएगा क्या राइट आंसर होगा? चलो दीजिएगा, इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा? कृतनों के जड़न हेतु मुख्य रूप से कौन सा विकासीय नियामक इस्तेमाल होता है? दीजिएगा यहां पर आंसर क्या होगा, इसमें क्या आंसर होगा देखते हैं। यहां पर मुकेश मीणा 4th बता रहे हैं, कालूराम का फर्स्ट है, सांवरिया का फर्स्ट है, किरण का डी है, निखिल का जय श्री राम, अजय मीना का बी है, धनराज धाकड़ का ए है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आंसर दो, जल्दी 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 जल्दी।
देखिएगा क्या क्या है। सबसे पहले एब्सिसिक एसिड की बात कर लेते हैं। एब्सिसिक एसिड जो होता है पादपों में तनाव हार्मोन होता है। क्या होता है? तनाव तनाव हार्मोन होता है। ये एंटी जिब्रेलिन होता है क्योंकि जिब्रेलिन के अपोजिट काम करता है। ये ध्यान रखना है, ये प्राकृतिक पादप हार्मोन होता है, प्राकृतिक पादप हार्मोन, ठीक है। और इसके अलावा आपको पता है ये वाष्पोत्सर्जन रोधी भी होता है, वाष्पोत्सर्जन रोधी, याद रखना है। एंटी ट्रांसपीरेंट होता है, याद रखना है। जिब्रेलिक एसिड आपको खूब पढ़ा रखा है मैंने, जिब्रेला फ्यूजिकोराई में, चावल के पौधे में, याद रखना है। राइस का प्लांट था, उसमें जिब्रेला कौन था? जिब्रेला फ्यूजिकोराई नाम की कवक थी। और जिब्रेला फ्यूजिकोराई नाम की कवक आपको पता है मूर्ख या बहुत है ना बखानी रोग पैदा कर रही थी वगैरह वगैरह। 6 बेंजाइल एडेनिन, ये साइटोकाइनिन है, एक प्रकार का क्या है? साइटोकाइनिन, याद रखना है। कौन सा है? तो कृत्रिम। फटाफट जितना हो सकता है उतना ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिएगा आप लोग, ठीक है। इंग्लिश में क्वेश्चन बताना है सर। इंग्लिश आज किसी कारणवश से हमारे टेक्निकल टीम ने टाइप नहीं की है, कल से नो डाउट आपके इंग्लिश रहेगी प्रश्नों में। इसका इसका जो इंग्लिश है वो याद रखना है। कटिंग के अंदर रूटिंग अपने को करवानी है तो कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर काम में आएगा, है ना। चलिएगा, विच प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर यूज्ड इन कटिंग इन रूटिंग, है ना। इस रूटिंग के लिए क्या होगा, चलिएगा। और अगला जो क्वेश्चन है इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, ये आपको पता है IBA, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, ये आपको पता है रूटिंग के लिए काम में आता है किसी भी कटिंग में। तो यही तो पूछा है, कर्तन का मतलब क्या होता है? कटिंग। क्या होता है? कटिंग होता है। और जड़न का मतलब क्या होता है? रूट होता है। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा। राधे राधे, राधे राधे, सबको राधे राधे। बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलो अगला सवाल, अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से किस फसल को गरीबों के भोजन के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस फसल को गरीबों के भोजन के रूप में जाना जाता है? बताइएगा। ज्वार, जौ, बाजरा, लोबिया। ये गरीब गरीब बहुत आते हैं, याद रखना है। गरीब का मांस पूछ ले आपसे, गरीब का घी पूछ ले आपसे, ठीक है। गरीब का बादाम पूछ ले आपसे, गरीब का सेब पूछ ले आपसे, गरीब का दोस्त पूछ ले आपसे, गरीब की सब्जी पूछ ले आपसे, गरीब का संतरा पूछ ले आपसे, लपड़ाई खत्म कर देते गरीब का, है कि नहीं है। तो आपको ये याद रखना है, गरीब का मांस किसको कहेंगे, गरीब का घी किसको कहेंगे, गरीब का बादाम, गरीब का सेब, गरीब का दोस्त, गरीब की सब्जी, और यहां पर गरीब का संतरा किसको कहेंगे? बताइएगा यहां पर क्या राइट आंसर होगा। आप क्वेश्चंस दीजिएगा, क्वेश्चंस है कि नहीं है। ज्वार जो है इसको मोटे अनाजों का राजा, मोटे अनाजों का राजा। अरे ध्यान दो विद्यार्थियों, क्लास में ये बातें कौन कर रहा है? दो जने बैठ के बातें कौन कर रहा है? देखना ना सूरज, देखना बातें कौन कर रहा है। बाहर निकाल, क्लास से बाहर निकाल इनको, है ना। याद रखना है अनाजों का राजा, यहां पर अनाजों का राजा कौन है ये भी हमें याद रखना है। और अनाजों की रानी याद रखना है, ये भी हमें पूछ लेते हैं। तो याद रखना है राजा तो गेहूं हो जाएगा और रानी जो है वो मक्का हो जाएगी। और इधर के गरीब जो है उनको भी भर लेते हैं अपन। देखिएगा गरीब का मांस जो हो जाएगा वो सोयाबीन, कौन सा? अरे कौन सा बीन? सोयाबीन। ध्यान रखना है। घी हो जाएगा तिल, बादाम, कच्चे बादाम, बादाम है ना, बादाम जो है मूंगफली, याद रखना है। कौन सी फली? मूंगफली। सेब, बेर, ध्यान रखना है दोस्त। आलू, सब्जी, बैंगन, संतरा, टमाटर। वाह गुरुजी, मौज कर दिया आपने तो। चलो ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए कि यहां पर गरीब का मांस, इसको याद रखना है बोनलेस मीट, ध्यान रखना है
बोनलेस मीट के नाम से भी हम जानते हैं, हड्डी रहित मांस के नाम से। हड्डियां नहीं होती है, कुकड़े मेंढके में होती है ना, याद रखना है। तो ये क्वेश्चन भी अपने को याद रखना है। गरीब का मांस पूछा जाए सोयाबीन, गरीब का घी तिल, गरीब का बादाम मूंगफली, गरीब का सेब बेर, गरीब का दोस्त आलू, और गरीब की सब्जी बैंगन, गरीब का संतरा टमाटर। अरे दोस्त तो आलू ही है, 5-10 रुपए किलो आता है, एकमात्र सहारा है ना। बिल्कुल, यहां पर बिल्कुल राइट आंसर जो है कई सारे विद्यार्थियों ने दिया है, जबरदस्त है ना। मोटे अनाजों का राजा रानियां वगैरह सब याद रख लेनी है आपको। मैंने पूरा बोर्ड भर दिया आपके लिख लिख के, जितना मेरे से जानकारी हो रही है मैं आपको ध्यान रखना है। गरीब की गाय किसको कहते हैं ये भी बताओ, चलो गरीब की गाय किसको कहेंगे ये भी बताओ। गरीब की गाय बकरी को, बिल्कुल गरीब की गाय जो है, बिल्कुल गरीब की गाय भी याद रखना है, बकरी क्या है, बकरी याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना है बिल्कुल। चलो चलिएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाजरा। बाजरे में 5% वसा भी पाई जाती है। अनाजों में सर्वाधिक वसा किसमें होती है, बाजरे में होती है। चलो अगला सवाल, अगला सवाल है मिल्क फीवर में शरीर का तापमान होता है, मिल्क फीवर में शरीर का तापमान होता है सामान्य, सामान्य से कम, उच्च स्तर, उतार चढ़ाव, बताइएगा। मिल्क जो है मिल्क फीवर जो है इसके अंदर बताना है कि क्या होता है टेम्परेचर। बताइएगा यहां पर मिल्क फीवर। सबसे पहले तो मिल्क फीवर याद रखना है, ये कैल्शियम की कमी से होता है। कैल्शियम की कमी से, किसकी कमी से याद रखना है, कैल्शियम की कमी से। इसको हाइपोकैल्सीमिया, क्या, हाइपोकैल्सीमिया के नाम से भी जानते हैं, हाइपोकैल्सीमिया। इसमें कैल्शियम का स्तर जो होता है 9 से 11 mg/100 ml होना चाहिए, लेकिन इसमें घटकर कितना रह जाता है, 7 mg, याद रखिएगा, पर 100 ml हो जाता है। बताइएगा, पशु इसमें गर्दन पीछे की तरफ मोड़कर उदास खड़ा रहता है, एक तो ये लक्षण है। बाकी बताइएगा, निखिल सेकंड बता रहे, अजय मीना सेकंड, श्वेता धाकड़ सेकंड, अजय मीना सेकंड बता रहे हैं, बलराम सेकंड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जबरदस्त, यहां पर जबरदस्त आंसर दे रहे हैं ना। इन क्वेश्चनों को आप कर पा रहे हैं तो आपके एग्रीकल्चर में तो डंका बजने वाला है, मतलब पेपर का डंका बजा दोगे आप, बिल्कुल बिल्कुल। संकर गायों में ज्यादा होता है, ये याद रखना है। जो आपके हाइब्रिड जो होता है उनके अंदर ये डिजीज ज्यादा होती है। ये एक मेटाबॉलिक डिजीज है, याद रखिएगा, ये एक मेटाबॉलिक, ध्यान रखना है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक है ना, उपापचयी रोग है, याद रखना आप लोग, ठीक है। चलो बिल्कुल, यहां पर राइट आंसर भूपेंद्र का सेकंड, बिल्कुल बहुत बढ़िया, राइट आंसर हो जाएगा इसका सेकंड ऑप्शन, सामान्य से कम बॉडी टेम्परेचर। अक्सर जितनी भी एनिमल डिजीज जो होती है उन सभी के अंदर शरीर का तापमान बढ़ता है। ये एकमात्र ऐसा डिसऑर्डर है, ऐसा रोग है जिसके अंदर बॉडी टेम्परेचर जो है थोड़ा सा घट जाता है, ये हमें अपने को याद रखना है। कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनाइट टाइप के इंजेक्शन देने चाहिए, याद रखना है। चलो अगला सवाल, अगला सवाल है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, बताइएगा। यहां पर आपको बताना है राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड, याद रखना है इसका शॉर्ट में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, याद रखना है। स्थापना 1965 में हुई थी और इसका मुख्यालय, ये मुख्यालय, अरे यही तो पूछा, मैं तो को नहीं बताऊ जीवड़ा, तू बता, मुख्यालय है ना। इसके क्षेत्रीय कार्यालय जरूर बता देता हूं मैं, क्षेत्रीय कार्यालय जो है ये कहां कहां पर है, तो याद रखना है दिल्ली, अरे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, है ना, और एक कौन सा है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, कोलकाता भी है, कोलकाता, याद रखना, कोलकाता, कलकत्ता याद रखना है, और एक कौन सा रह गया, बेंगलोर। ये तो इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं, बताइएगा आप लोग।
ये क्षेत्रीय कार्यालय तो मैंने बता दिए। चलें आगे। तो इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा? बिल्कुल यहां पर क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर है? याद रखना है मुंबई के अंदर है। अरे नाबार्ड का कार्यालय कहां है? कमेंट करके बताओ। नाबार्ड, अरे गुरुजी नाबार्ड, ये नाबार्ड क्या होता है? नाबार्ड का हेडक्वार्टर जो है यह आपको बताना है मुख्यालय। नाबार्ड का मुख्यालय भी बताना है। अरे गुरुजी तय नहीं बताई, बता दो। मैं नहीं बताऊं। नाबार्ड की स्थापना बता देता हूं 12 जुलाई 1982। याद रखिएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बिल्कुल यहां पर नाबार्ड का मुख्यालय भी बताना है। तो नाबार्ड का मुख्यालय कहां पर होगा? बिल्कुल यहां पर नाबार्ड का मुख्यालय जो हो जाएगा वो मुंबई हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर। देखो यहां पर भी मुंबई। और प्रथम फल परिरक्षण उद्योगशाला, प्रथम फल परिरक्षण उद्योगशाला, फर्स्ट फ्रूट प्रिजर्वेशन इंडस्ट्री, ये भी मुंबई के अंदर है। इसके अलावा आपको पता है और क्या है? अरे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का मुख्यालय, अरे मुख्यालय सॉरी आनंद होगा। अरे हमने थोड़ा सा उल्टा बता दिया है, आनंद होगा, याद रखिएगा। ठीक है, करनाल नेशनल, ये क्या हो जाएगा? याद रखना है एनडीआरआई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, याद रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल आनंद गुजरात। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? आनंद गुजरात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम जल उपयोग दक्षता प्राप्त की जा सकती है जेट सिंचाई विधि से, फव्वारा विधि से, बूंद बूंद सिंचाई विधि से, कुंड सिंचाई विधि से? बताइएगा। अधिकतम जल उपयोग दक्षता जो है, बिल्कुल बिल्कुल हमने कर दिया है वो। चलिएगा, अधिकतम जल उपयोग दक्षता प्राप्त की जा सकती है, बताइएगा किस मेथड से? अधिकतम जल उपयोग दक्षता, सर एमएससी के बीएससी परसेंटेज कितना होना चाहिए? लगभग 68-70% होनी चाहिए। 70% है ना। चलो यहां पर सबसे पहले हम बात करें, सबसे पहले स्प्रिंकलर फव्वारा विधि की बात कर लेते हैं और ड्रिप विधि की भी बात कर लेते हैं। देखो इसमें सबसे पहले जल बचत की बात करते हैं। जल बचत जो है याद रखना है, जल बचत याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना आप लोग। ठीक है, जल बचत जो होगी इसमें कितनी होगी? 40 से 50% होगी। इसमें जल बचत जो होगी याद रखना है, इसमें जल बचत होगी 60 से 70% होगी। देखिएगा इसमें आपको पता है वाटर यूज एफिशिएंसी जो है लगभग 60 से 70% होगी। और इसके अंदर वाटर यूज एफिशिएंसी जो होगी वो 90 से 95% होगी। याद रखिएगा इसमें दबाव जो होता है, दबाव याद रखिएगा लेस देन 2.5 mm के, है ना, ध्यान रखना है। और इसके अलावा वाटर डिस्चार्ज, पानी निष्कासन कितना होता है? तो याद रखना है पानी निष्कासन लगभग 4 kg, ध्यान रखिएगा। ये हमें है ना याद रखना है। ड्रिप के अंदर 1 से 4 ध्यान रखना है। इसकी यूनिट याद रखना है kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, पर घंटा। ये ध्यान रखना है 4 kg पर हावर्स, ठीक है, 1 से 4। और इसके अंदर याद रखना है जल बचत, ये हो गया वाटर यूज एफिशिएंसी। दबाव जो होता है यहां पर, दबाव जो होता है 2.5 से 4 kg, याद रखना है kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और वाटर डिस्चार्ज जो होता है वो निष्कासन होता है, याद रखना है 1000 लीटर पर हावर्स। ये हमें याद होना चाहिए। ये दोनों के बारे में थोड़ी सी चीजें याद रखनी है, ठीक है। अब यहां पर बेस्ट कौन सा है? ड्रिप जो है इसको हम ट्रिकल मेथड के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? ट्रिकल, ड्रिप इरिगेशन के नाम से भी इसको जानते हैं। और आपको पता है यहां पर अधिकतम जल उपयोग दक्षता जो है वो किसकी होती है? बूंद बूंद सिंचाई विधि की होती है। किसकी होती है? बूंद बूंद सिंचाई विधि की होती है। बिल्कुल यहां पर राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा, याद रखना है। ये दोनों चीजें भी हमें याद रखनी है। अगला सवाल है एजेटोबैक्टर है
क्या एजेटोबैक्टर क्या है? सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कवक, मुक्त जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, मुक्त जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कवक। बताइएगा क्या राइट आंसर होगा? एजेटोबैक्टर बताना है। एजेटोबैक्टर ध्यान रखना है ये किस में होता है, ये मैं बता देता हूं। ये गेहूं के अंदर, और याद रखना है जौ के अंदर। ध्यान रखना है यदि एसिटोबैक्टर पूछा जाए, एसिटोबैक्टर पूछा जाए तो एसिटोबैक्टर जो होगा वो याद रखना है एसिटोबैक्टर गन्ने में। किस में होगा? गन्ने के अंदर होगा, ये याद रखना है। ठीक है, एसिटोबैक्टर गन्ने में होगा। और एजेटोबैक्टर यहां पर देखिएगा पहला आंसर ज्यादातर विद्यार्थी दे रहे हैं, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और भूपेंद्र सुमन का भी पहला आ रहा है। देखो ये एग्जाम के क्वेश्चन है, लेवल के क्वेश्चन है। परवीना पटेल जो है इनका भी पहला आ रहा है, संध्या संगीता रवीना इनका भी पहला आ रहा है एजेटोबैक्टर। अरे विद्यार्थियों याद कीजिएगा, सबका क्वेश्चन गलत हो गया। गई भैंस पानी में, अरे गई भैंस पानी में, यहां पर इस बार तो भैंस कूद गई नाडे में, है ना, नाडे में कूद गई, नाडे में, है ना, कादा में पड़ गई, कादा में भैंस भायो। सहजीवी कहां पर होता है? अरे सहजीवी तो राइजोबियम, याद रखना है राइजोबियम होता है, राइजोबियम ध्यान रखना है। एक होता है फ्रैंकिया, अरे कौन सा किया? फ्रैंकिया। एक होता है एजोला, अरे कौन सा ला? एजोला, एजोला, एना बीना, फ्रैंकिया, दलहनी, दलहनी, और राइजोबियम दलहनी। अरे ये होते हैं सहजीवी, तो ये सारे के सारे सहजीवी होते हैं। अरे एजेटोबैक्टर जो है ये बैक्टीरिया तो है लेकिन सहजीवी नहीं है। कवक आ गया वैसे ही गलत हो गया। मुक्त जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कवक यहां पर दे रखा है। ऑप्शन नंबर तीसरा जाएगा इसके अंदर, तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। देखो मैंने कहा था ना, यही तो बात है कि आपको एग्जाम में सोच के समझ के आंसर देना है। एक हल्की सी मुस्कुराहट नहीं, एक हल्की सी गलती वो आपको पता है नुकसान करवा सकती है। यहां पर अब सभी विद्यार्थियों ने क्या है, आया जी ये गलत हो गयो, ये अब काय करूं, काय न करनी, सोचनी है ना, सोच के आंसर देना है। बिल्कुल श्वेता धाकड़ यहां पर अब सबने अपना आंसर चेंज कर लिया है। ये मुक्त जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होगा। एजोला जो है ये एक जलीय फर्न होती है, और जलीय फर्न जो होती है चावल के खेत के अंदर क्या करती है, एक तरीके से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, धनराज लिख रहे हैं मेरा सही है, कोई बात नहीं है। मनोहर सिरोई यहां पर कुछ नहीं लिख रहे हैं, केवल मुस्कुराता हुआ फोटो भेज रहे हैं। मुकेश मीना जो है इनका सेकंड। चलो बिल्कुल बिल्कुल आपको सोचना है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पालक कौन से वानस्पतिक परिवार से संबंधित है ना, याद रखना है ची, ये ची है ना, चीनो है ये, चीनो। ठीक है, बताइएगा पालक जो है किस कुल से संबंधित है? पालक भी देसी पालक, एक तो देसी पालक होता है और एक आपके विलायती पालक होता है। विलायती पालक याद रखना है, ये स्पेनेसिया ओलेरेसिया होता है, याद रखना है, ओलेरेसिया। ठीक है, याद रखना है। और देसी पालक बीटा वल्गेरिस किस्म है इसका, बैगानलेंसिस ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये दो प्रकार के पालक है। बताइएगा यहां पर क्या राइट आंसर होगा? देखिएगा कुकुरबिटेसी में सारी ग्रीष्मकालीन सब्जियां आती है। ग्रीष्मकालीन याद रखना है, ग्रीष्मकालीन सब्जियों का सबसे बड़ा कुल है, इसको गार्ड फैमिली के नाम से। कुर्सीफेरी जो है ये सरसों, इसमें सरसों आती है। गोभी वर्गीय सब्जियां आती है, याद रखना है गोभी वर्गीय सब्जियां, और इसके अलावा मूली आती है। ये सारी चीजें हमें याद होनी चाहिए। यहां पर ध्यान रखना है चिनोपोडियसी चुकंदर का भी है, याद रखना है चुकंदर का कुल भी चिनोपोडियसी है। बिल्कुल यहां पर कई सारे विद्यार्थियों ने आंसर दिया है।
तीसरा आंसर बिल्कुल सही है, चिनोपोडियसी। पालक का कुल कौन सा हो जाएगा? चिनोपोडियसी हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल है मृदा में जल का नीचे की ओर गति करना, लीचिंग, सीपेज, फर्कोलेशन, इनफिल्ट्रेशन। बताइएगा, मृदा में जल का नीचे की ओर गति करना क्या कहलाता है? डाउनवर्ड मोमेंट ऑफ वाटर इन सोइल। बताइएगा, मृदा में जल का नीचे की ओर गति करना, मृदा में जल का नीचे की ओर गति करना क्या कहलाता है? बताइएगा। 3 शब्द होते हैं, याद रखना है। जैसे ये मृदा है, इसके अंदर आपको पता है क्या क्या कंडीशन हो सकती है। ठीक है, इस तरीके से बताइएगा आप लोग। मृदा के अंदर यहां पर क्या कहलाएगा? फर्कोलेशन, लीचिंग, सीपेज, इनफिल्ट्रेशन, है ना। देखिएगा, आपको पता है सबसे पहले असंतृप्त मृदा आती है, असंतृप्त मृदा, फिर उसके बाद संतृप्त मृदा आती है, और उसके बाद तो कुछ नहीं, है ना। उसके बाद देखिएगा इस तरीके से क्या है, यदि पानी का असंतृप्त मृदा में पानी का पहला, असंतृप्त मृदा में पानी का पहला प्रवेश इनफिल्ट्रेशन होता है। क्या होता है? इनफिल्ट्रेशन होता है। याद रखना है, इनफिल्ट्रेशन। असंतृप्त मृदा में पानी का पहला प्रवेश इनफिल्ट्रेशन। फिर पानी का गहराई में देखो, इनफिल्ट्रेशन में पहला, फर्स्ट एंट्री ऑफ वाटर इन अनसैचुरेटेड सोइल, याद रखना है, वो होता है इनफिल्ट्रेशन। उसके बाद यहां पर ऑप्शन सही है, ऑप्शन बिल्कुल सही है, लीचिंग, सीपेज, फर्कोलेशन बिल्कुल सही है। अब यहां पर देखो, उसके बाद देखिएगा, फिर फर्स्ट पानी जो है वो इंटर होने के बाद फिर सोइल प्रोफाइल के अंदर जो पानी है वो जाएगा, तो इसको कहेंगे फर्कोलेशन। क्या कहेंगे? फर्कोलेशन, याद रखना है। और इसके बाद आपको पता है पानी का इधर उधर गति करना क्या कहलाता है? सीपेज कहलाता है। और लवणों का घुलनशील होकर नीचे की ओर जाना, ये क्या कहलाता है? लीचिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? लीचिंग कहलाता है। ये कुछ टर्म है जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। संध्या, संगीता, रवीना इनका तीसरा है, अजय मीना का तीसरा, निखिल का तीसरा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्कोलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्कोलेशन हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, अगला सवाल है, कीटोसिस जुगाली करने वाले जीवाणु की एक बीमारी है जो किसके कारण होती है? बताइएगा। कीटोसिस जुगाली करने वाले जानवरों की एक बीमारी है जो किसके? परजीवी संक्रमण, जीवाणु संक्रमण, कार्बोहाइड्रेट और वाष्पशील फैटी एसिड का बिगड़ा हुआ चयापचय, और अमीबा। बताइएगा। आज थोड़ा सा मैं खेद, एक तरीके से इंग्लिश में क्वेश्चंस नहीं लिख पाए हैं, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको माफी चाहता हूं। कल से इंग्लिश में भी वापस लिखा जाएगा। किसी कारणवश आज नहीं लिख पाए विद्यार्थियों, आप निश्चिंत रहिएगा, कल से वापस इंग्लिश में भी टाइपिंग होगी। चलो दीजिएगा आंसर क्या होगा इसका। तीसरा आंसर बता रहे हैं। बिल्कुल, कीटोसिस जो है ये जानवरों में होने वाली एक बीमारी है। इसमें आपको पता है ग्लूकोज का जो स्तर होता है, ग्लूकोज का स्तर जो होता है ये बिगड़ जाता है, और ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का ज्यादातर आंसर जो है संध्या, संगीता, रवीना इन्होंने तीसरा, अजय मीना ने तीसरा, किरण ने तीसरा दिया है। और बिल्कुल राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल है आपके, धान है स्वपरागित, परपरागित, अक्सर स्वपरागित, इनमें से कोई नहीं। धान किस प्रकार का पौधा होता है? बताइएगा। यहां पर मैं लिख देता हूं, राइस, वीट, बार्ले और जई, ओट। ठीक है। एक हम बात करें मेज, सोरगम, शुगर केन, ठीक है, बाजरा, ज्वार ना, सोरगम, ज्वार की आपको रहने दे, मेज, शुगर केन, बाजरा, ये 3 जो है, 4 इधर लिखे हुए हैं और 3 इधर लिखे हुए हैं, यानी कि चावल, गेहूं, जौ, जई। ओट का मतलब क्या होता है? जई। इन सब के अंदर कौन सा परागण होगा? इन सब के अंदर बताना है। इन सब के अंदर कौन सा होगा? इन सब के अंदर तो पर परागण होगा। जवार में बहुधा पर परागण होगा।
ज्वार में कौन सा होगा, बहुधा परपरागण। ठीक है, और यहां पर चावल में पूछा गया है, तो चावल के अंदर ध्यान रखना है क्या होगा, स्वपरागण होगा, सेल्फ पॉलिनेशन याद रखना है, सेल्फ पॉलिनेशन यहां पर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, स्वपरागण। और परपरागण पूछा जाए तो मेज, सुगरकेन, बाजरा, इन सब के अंदर परपरागण होता है, ये थोड़ा सा याद रखना है। बाकी यहां पर सेल्फ पॉलिनेशन जो है स्वपरागित फसल है धान। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा भाग बगीचा प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आता है। यहां पर कौन सा भाग जो है वो ऑर्चार्ड मैनेजमेंट के अंतर्गत नहीं आता है। क्या कटाई, छटाई, ट्रेनिंग, प्रूनिंग, सिंचाई और पोषण संबंध, इरिगेशन और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, फसल सुधार, क्रॉप इंप्रूवमेंट, कीट और रोग यानी कि डिजीज, इंसेक्ट रेजिस्टेंट कैपेसिटी, बताइएगा यहां पर कौन सा यहां पर ऑर्चार्ड मैनेजमेंट के अंतर्गत नहीं आता है। बताइएगा कौन सा भाग बगीचा प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आता है, बताइएगा। क्या कटाई छटाई करना जरूरी है, क्या सिंचाई, क्या कीट और रोग, ये मैंने पढ़ा रखा है, बताइएगा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादातर बच्चे जो इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं वो दे रहे हैं यहां पर तीसरा आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल, आपको पता है ऑर्चार्ड मैनेजमेंट जो है उसमें ट्रेनिंग प्रूनिंग करना जरूरी है, कटाई छटाई करना जरूरी है। कटाई छटाई नहीं करेंगे तो पौधा जो है एक तरीके से बेकार सेप उसके अंदर आ जाएगा, याद रखना है। सिंचाई और चार्ट के अंदर सिंचाई की उपयुक्त विधि पूछे तो बूंद बूंद सिंचाई विधि, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। यहां पर फसल सुधार, इसका कोई रिलेशन नहीं है किसके अंदर, बगीचा। बाकी कीट और रोग नियंत्रण भी अपने को करना पड़ता है। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है बिल्कुल बहुत सारे विद्यार्थियों ने दिया है, तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर निकल जाएगा। अगला सवाल है, भोजन में नियासिन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण है, बताइएगा। नियासिन की कमी से कौन सा लक्षण पैदा होता है। मैरस्मस, ये तो याद रखना है प्रोटीन की कमी से। किसकी कमी से, प्रोटीन की कमी से मैरस्मस होता है। और याद रखना है एक क्वासी और कोर भी होता है। कौन सा होता है, क्वासी और कोर, याद रखना है क्वासी और कोर। ठीक है, रक्त अल्पता, खून की कमी, विटामिन बी की वजह से, रिकेट्स, ये कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम की कमी से रिकेट्स के अलावा और कौन सा होता है, ऑस्टियोमलेसिया, याद रखना है ऑस्टियोमलेसिया, ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, चलो, और अब यहां पर देखते हैं राइट आंसर कितने विद्यार्थी, पहला। बिल्कुल यहां पर नियासिन जो है ये विटामिन B3 को बोला गया है। किसको बोला गया है, B3 को बोला गया है। और B3 की कमी से याद रखना है कौन सा होता है, पेलेग्रा होता है ना। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन इसका पहला हो जाएगा। कई सारे विद्यार्थियों ने दिया है, कालूराम यादव ने पहला, अजय मीना ने पहला, और इसके अलावा दशरथ जो है इन्होंने भी पहला। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। अगला सवाल है, ट्राइकोडर्मा है। ट्राइकोडर्मा खमीर, एक्टिनोमाइसिटीज, कवक जीवाणु, बताइएगा ट्राइकोडर्मा क्या है। ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन से है, याद रखना है। ट्राइकोडर्मा खमीर, एक्टिनोमाइसिटीज, कवक जीवाणु है नहीं है। इसको ईस्ट कहते हैं, इसको फंजाई कहते हैं, इसको बैक्टीरिया कहते हैं, और इसको तो एक्टिनोमाइसिटीज। क्या राइट आंसर होगा, तो ट्राइकोडर्मा। बिल्कुल, यहां पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये एक प्रकार का मित्र फफूंद है, याद रखना है मित्र फफूंद है। और ये आपको पता है एक तरीके से उपचार, ट्रीटमेंट के लिए काम में लिया जाता है। सीड ट्रीटमेंट के लिए अपन कह सकते हैं, सीड ट्रीटमेंट जो है 6 से 8 ग्राम पर केजी सीडी के हिसाब से हम इसको काम में लेते हैं। मित्र फफूंद है, याद रखना है। बिल्कुल, तीसरा ऑप्शन यहां पर दे रहे हैं, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तीसरा। बिल्कुल, छोटा सा क्वेश्चन है। अगला सवाल है, ये पादप हार्मोन शीर्ष प्रमुखता विनिमय करता है। यहां पर बताना है शीर्ष प्रमुखता कौन सा हार्मोन दर्शाता है। बिल्कुल, निखिल का तीसरा है, श्वेता धाकड़ का तीसरा है, भूपेंद्र का यहाँ पर फंजाई है, इसके अलावा कालूराम यादव का तीसरा है, ज्योति शर्मा का तीसरा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये पादप एक तरीके से शीर्ष प्रभाविता, इसको कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। क्या कहते हैं, एपिकल डोमिनेंस, याद रखना है एपिकल डोमिनेंस। एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन तो रिचमोंड लेग इफेक्ट, कौन सा दर्शाता है,
रिचमोंड लेग इफेक्ट दर्शाता है लेग प्रभाव, याद रखना है, ठीक है। जिब्रेलिन जो है ये बोल्टिंग प्रभाव दर्शाता है, कौन सा, बोल्टिंग प्रभाव दर्शाता है, बोल्टिंग प्रभाव। और यहां पर पूछा गया है एपिकल डोमिनेंस, बिल्कुल यहां पर फर्स्ट ऑप्शन जो है कई सारे विद्यार्थियों ने दिया है, सोनू जाट ने ए, दीपक धाकड़ ने पहला, ज्योति शर्मा ने पहला, ममता धाकड़ ने पहला, इसके अलावा परवीना जो है इन्होंने पहला। वाह क्या लहर चली है यहाँ पर पहले की, इसका मतलब सबके सब मूड में है एग्जाम को फाइट करने के, है ना। अगला सवाल है पोएसी में खाया जाने वाला फल कौन सा है, फल कौन सा होता है पोएसी में, पोम, कैप्सूल, सिलिकुआ, बताइएगा। पोएसी में छोटे छोटे से क्वेश्चन है, पोम किस में होता है बताना है, पेपो किस में होता है, चलो ये बताओ, पेपो किस में होता है ये बताओ, पोम किस में होता है, पोम होता है सेब नाशपाती में, किस में होता है, सेब नाशपाती के अंदर। पेपो जो होता है ये होता है कुकुरबिटेसी के अंदर, याद रखना है, एक तरीके से कद्दू, ध्यान रखना है, कद्दू वर्गीय सब्जियां जो होती है इनके अंदर। कैप्सूल जो होता है ये भिंडी के अंदर होता है, ये अरंडी के अंदर होता है, कपास के अंदर होता है ना, रतनजोत, कपास, हाँ सही है, ठीक है, एक रतनजोत, इन सब के अंदर आपको पता है कैप्सूल। सिलिकुआ जो होता है गोभी वर्गीय सब्जियां, गोभी वर्गीय सब्जियां, मूली के अंदर याद रखना है, इसके अलावा सरसों के अंदर, ठीक है। और कैरियोप्सिस जो होता है अनाज वाली किस में आती है, पोएसी में, किस में आती है, पोएसी में, बिल्कुल यहां पर डी ऑप्शन यहां पर दिया है, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन, क्योंकि अनाज वाली सारी पोएसी में आती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, ये रहा अगला सवाल, ट्राइकोग्रामा प्रजाति किस पर परजीवी है, अंडे, लार्वा, निम्फ, गर्भ, बताइएगा। ट्राइकोग्रामा जो प्रजाति है किस पर परजीवी होती है बताइएगा। ट्राइकोडर्मा भी आया था, ट्राइकोग्रामा भी आ गया, अंडा, लार्वा, निम्फ, गर्भ, बताइएगा। ट्राइकोग्रामा एक प्रकार का कीट होता है, क्या होता है, कीट होता है, और ये जिसके भी ऊपर परजीवी रहता है वो होता है लेपिडोप्टेरा, याद रखिएगा, लेपिडोप्टेरा गण के इंसेक्ट जो होते हैं इनके ऊपर परजीवी के रूप में रहता है। हमें यह बताना लेपिडोप्टेरा गण के किन के ऊपर, तिल में कैप्सूल, याद रखना है, ठीक है, बिल्कुल यहां पर राइट ऑप्शन जो है बिल्कुल अंडे पर होता है। ये किस पर होता है, एक तरीके से अंड परजीवी होता है, ये क्या होता है, अंड परजीवी होता है, राइट ऑप्शन इसका पहला हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन एबीए के समान है, नेप्थलीन, एसिटिक एसिड, इथ्रेल, डोरमीन और जैस्मोनिक एसिड, बताइएगा क्या राइट आंसर होगा। यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक रूप से एबीए के समान, नेप्थलीन, एसिटिक एसिड, NAA बोला गया है, और NAA जो होता है ये आपको पता है फलों का विरलीकरण करता है, फलों का विरलीकरण का मतलब होता है थिनिंग, फ्रूट थिनिंग के अंदर ये काम में आता है, और फलों को गिरने से बचाता है, फलों को गिरने से बचाता है, याद रखना है, बचाता है, ठीक है। चलो इथ्रेल जो होता है ये इथाइलिन का प्रकार है, और इथ्रेल जो है इथाइलिन का कौन सा प्रकार है, एक प्रकार से ये इथ्रेल द्रव रूप है, कौन सा, द्रव रूप, और इसका गैसीय रूप पूछा जाए तो गैसीय रूप ध्यान रखना है इथेफोन, कौन सा है, इथेफोन, ठीक है, याद रखना है। और डोरमीन, बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 बहुत सारे विद्यार्थियों ने दिया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डोरमीन। अगला सवाल, क्षार मिट्टी को पुनः प्राप्त किया जाता है। क्षार मिट्टी जो होती है, बेसिक सॉइल जो होता है, उसके लिए मिट्टी का निक्षालन, लीचिंग करना पड़ता है, चूने के पत्थर का उपयोग मिट्टी के संशोधन के रूप में करना, जिप्सम को मृदा संशोधन के रूप में प्रयोग करना, जल निकासी का प्रावधान, बताइएगा।
देखो लीचिंग, निक्षालन का मतलब होता है लीचिंग। क्या होता है? लीचिंग। और लीचिंग जो है ये लवणीय मृदा के सुधार की सबसे अच्छी विधि है। लवणीय मृदा के सुधार की सबसे अच्छी विधि याद रखना है लीचिंग। और चूना जो है, चूने की बात कर रहा है, चूना जो होता है CaO, ये अम्लीय मृदा के सुधार के लिए, किसके? अम्लीय मृदा के सुधार के लिए याद रखना है, सुधार हेतु। यहां पर जिप्सम क्या होता है? जिप्सम का सूत्र CaSO4.2H2O, 23%, 23.2% कैल्शियम, 18% इसके अंदर 18% क्या होता है? सल्फर, और 21% क्या होता है? H2O। यहां पर अब देखता हूं राइट आंसर तीसरा कितने विद्यार्थी? संध्या, संगीता, रवीना इनका तीसरा, सतीश साहू नोहर से मनोहर का तीसरा, अजय मीना का तीसरा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। यहां पर देखिएगा क्षारीय मिट्टी, जिप्सम, बस इतना सा हमें याद रखना है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा उर्वरक मिट्टी में अम्लता पैदा करता है? कौन सा उर्वरक मिट्टी में अम्लता पैदा करता है? क्या यहां पर सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम, अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट? बताइएगा कौन सा उर्वरक? अमोनियम सल्फेट जो है NH4 का होल ट्वाइस डॉट SO4, ये इसका सूत्र होता है। चलिएगा, अमोनियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, बताइएगा क्या आंसर होगा इसका अम्लता के लिए? बिल्कुल, फटाफट से आंसर दीजिएगा। अमोनियम सल्फेट, बिल्कुल। जब अमोनियम सल्फेट को आप सोइल के अंदर डालते हैं तो अमोनियम प्लस SO4-2 में टूट जाता है। ये अमोनियम आयन आगे जाके इसका होता है नाइट्रीकरण, और ये बदलता है NO2- और NO3-। आपको खूब पढ़ा रखा है कि नहीं है? ये होता है नाइट्रेट, क्या होता है? और ये क्या होता है? नाइट्राइट। ध्यान रखना है, नाइट्राइट याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर अमोनियम आयन के पास जो हाइड्रोजन होते हैं ये मृदा में चले जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। और वो मृदा में जाके ये हाइड्रोजन क्या कर देते हैं? अम्लीयता पैदा करते हैं। इसलिए अमोनिकल उर्वरक मृदा के अंदर आपको पता है अम्लता पैदा करते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मिट्टी में उच्चतम बायोमास देता है? बायोमास की बात कर रहा है ना? बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, कवक, शैवाल, बताइएगा। केन उदासीन होता है, बिल्कुल केन उदासीन होता है। बैक्टीरिया आपको संख्या के आधार पे बताना है और वजन के आधार, वजन का मतलब बायोमास। चलिएगा, संख्या के आधार पे पूछा जाए तो सबसे ज्यादा कौन होगा, बताइएगा। देखिए, संख्या के आधार पर तो जीवाणु सबसे ज्यादा होते हैं, फिर इसके बाद एक्टिनोमाइसिटीज, ध्यान रखना है, एक्टिनोमाइसिटीज। फिर उसके बाद कौन आता है? कवक। वजन के आधार पर याद रखिएगा कवक, फिर एक्टिनोमाइसिटीज याद रखना है, और उसके बाद कौन सा आ जाएगा? जीवाणु। और बायोमास क्या है? वजन के आधार पे ही पूछ रहा है, वजन के आधार पे ही पूछ रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, इस क्वेश्चन का होगा कवक। याद रखिएगा, बायोमास जो है वजन के आधार पर बात कर रहा है, कवक होगा। यह आपको संख्या के आधार पे पूछा है, जीवाणु। एक मुट्ठी भर जो मिट्टी होती है उसके अंदर करोड़ों की संख्या में जीवाणु रहते हैं। चलो, बिल्कुल, वजन जो है फंगस, बिल्कुल। बायोमास का मतलब क्या होता है ना? चलो, अगला सवाल है, कौन सा खनिज अम्लीय परिस्थितियों में उपलब्ध नहीं होता है? क्या मोलिब्डेनम, जिंक, आयरन, एमन अम्लीय परिस्थितियों में कौन सा उपलब्ध नहीं होता है? आज का अंतिम सवाल, खूब सारे प्रश्न करवा दिए आज मैंने आपको। देखिएगा, यहां पर क्या है, लगभग सभी सूक्ष्म पोषक तत्व, लगभग सभी सूक्ष्म पोषक तत्व जो है, सूक्ष्म पोषक तत्व
ये आपको पता है अम्लीय माध्यम पर उपलब्ध होते हैं। किस पर? अम्लीय माध्यम, ध्यान रखना है। लेकिन मोलिब्डेनम जो होता है, ये मोलिब्डेनम ध्यान रखना है, ये क्षारीय पीएच पर, किस पर? क्षारीय पीएच पर यहां पर उपलब्ध होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कई सारे विद्यार्थी बता रहे हैं। बिल्कुल, परवीना जो है इनका फर्स्ट आया, अजय मीना का फर्स्ट, संध्या संगीता रवीना जो है इनका फर्स्ट है, और भूपेंद्र का पहला है, अजय मीना का पहला है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो विद्यार्थियों, ये रहा मोलिब्डेनम, जिसकी कमी से विपटेल डिजीज होती है। कौन सी होती है? विपटेल होता है। तो विद्यार्थियों, अब मैं बता देता हूं ये कौन सा पेपर था। जो देखो, सबसे पहले तो आप बताओ ये क्वेश्चंस कैसे लगे हैं आपको। ये आप ही के पेपरों के क्वेश्चन से विद्यार्थियों, ये लेवल रहता है। कुछ क्वेश्चन सिंपल थे, कुछ हार्ड थे। तो एक बार सभी बताओ किसके कितने सही निकले हैं और आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, है ना? अच्छे लगे तो भी आपके पेपरों के हैं, बुरे लगे तो भी आपके पेपरों के हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये आपका लेवल है। तो बताओ फटाफट कमेंट करके किसके कितने सही हुए। 30 क्वेश्चन थे, टोटल 30 क्वेश्चन थे आज। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अच्छे हैं सर, मस्त हैं। ऑल क्वेश्चन बढ़िया है, भूपेंद्र बढ़िया है, मस्त, वाह। ठीक है। तो बिल्कुल कल हम अगला पेपर, ये क्वेश्चन पेपर जो था याद रखिएगा, ये जेट 2022 का क्वेश्चन पेपर था, जिसके अंदर एग्रीकल्चर बायोलॉजी और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री तीनों के क्वेश्चंस थे आपके, है ना? तीनों के क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। अब कल मैं आपको नहीं बताऊंगा कल कौन सा होगा। विद्यार्थियों, यहां पर ज्यादा से ज्यादा हमारा फोकस ऑप्शन जो है उनके ऊपर होना चाहिए। मैंने कई सारी डिटेल जो है यहां पर आपके सामने रखी है, कई सारी डिटेल मैंने जो आपको एक्सप्लेन करके बताई है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक तरीके से पढ़ना है। वापिस देखिएगा इस क्लास को। चलो विद्यार्थियों, आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।